अस्सलामुअलैकुम। आज हम ओ लेवल्स उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज का पेपर 2 थोड़ा सा डिब्रीफ करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें हम इनके बच्चों के कुछ बच्चों ने पेपर सॉल्व किए हैं 2018 के मई जून अक्टूबर नवंबर। उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, सुनेंगे इन्होंने क्या किया और इनको गाइड करेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, कैसे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो फटाफट से मैं खोलता हूँ मई जून 2018। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। जी जनाब, पेपर 2 जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का है। पेपर 2 1 घंटा 45 मिनट का है और इसके अंदर जो है वो उर्दू लैंग्वेज के ऊपर ज़रा काम होता है। लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें। पहला सवाल, 50 मिनट नीचे दिए गए मुहावरों के उर्दू में जुमले बनाइए। मैं क्या कहूँ आपसे, मैं क्या कहूँ, सिर्फ इस बात का इजहार करूँगा जुमले बनाने में कि जब जुमला बना रहे हों तो जुमले में ये वजाहत हो जाए कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ कासिद का जुमला। ठीक है, फॉर एग्जांपल कासिद का जुमला बनाता हूँ, इसमें नहीं है कहीं, ऐसे ही। अब कासिद का जुमला बना सकते हैं, कासिद कल मेरे घर आया था। अब इससे ये पता नहीं चला है कासिद होती क्या चीज़ है। जुमला बना दिया आपने, लेकिन जुमले से इस बात का इजहार नहीं हुआ कि कासिद होती क्या चीज़ है। तो नामा बर लेकर आने वाला जो कासिद था, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का इजहार होगा कि कल जो खत कासिद दे गया था उसको पकड़कर अम्मी 2 दिन तक रोती रही। नहीं, दूसरे दिन भी हिचकियां ले रही हैं। मकसद ये हुआ कि कासिद को जुमले से पता चल गया कि खत देने वाला है भाई। ये बात समझ आती है। जुमला ऐसा बनाएंगे कि जिससे ये पता चल जाए कि आपको वाकई इस मुहावरे का मतलब पता है। जुमले का दिलचस्प बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है। फिर हम बात करें, उर्दू एज अ फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर नहीं है, उर्दू एज अ सेकंड लैंग्वेज का। बाज़ औक़ात फर्स्ट को पूरा भरते भरते सेकंड पूरा नहीं भर पाते। पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपके जुमले से ये पता चल जाए कि आपको इस लफ्ज़, इस मुहावरे का मतलब आता है, बस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम एक एक दो दो मुहावरे सुन लेते हैं इनसे, ताकि देखें कि इन्होंने क्या कहा है। अब्दुल्ला भाई, किसी मुहावरे का जुमला बनाइए। रास्ता नापने का। शाहराह पर जारी सियासी जमात के एहतजाज की वजह से मैंने अपना रास्ता नापना मुनासिब समझा और दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ठीक है, ऐसे बात चल गया। रास्ता नापना मतलब अपनी राह की तरफ जाना, दूसरों को छोड़ के अपने काम से काम रखना। ओके, समझ में आती है बात। जी जवाब भाई, कोई जुमला बताइए। राह देखना। वो अपने दोस्त की राह देखते हुए सारा दिन खड़ा रहा। ऐसा कर लेते सारा दिन उसके इंतजार में खड़ा रहा। ठीक है, सही है, जुमले से बात समझ में आ गई। थोड़ा जुमला और रिच हो सकता है, थोड़ा और म्यार बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें बात समझ में आ रही है। ओके जी, उरूज बाजी। साफ जवाब देना। जब उसने कंपनी में उधार की गुजारिश की तो उसके बॉस ने साफ जवाब दे दिया और उसको इससे पता ही चला नहीं, बॉस ने इनकार किया कि इकरार किया। देखें, एक गलती रह गई इसमें। उसने उधार की दरखास्त दायर की, तो गुजारिश नहीं होगी, दरखास्त होगी। उसने उधार की दरखास्त दायर की तो बॉस ने साफ जवाब देते हुए इनकार कर दिया। साफ जवाब देने का अभी मतलब वादे नहीं हुआ जब तक आपने इनकार का लफ्ज यूज नहीं किया। ठीक है जी, सबा बाजी। उसको गए काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन चीजों का इनकार करने में ना, साफ ने इनकार नहीं किया, साफ समझा दिया, साफ जवाब दे दिया। मैं ये इतना अच्छा नहीं है बैठेगा। राह देखना का जुमला है। उसको गए काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन वो अब भी उसकी राह देख रही थी। इस कदर टूट कर न चाह मुझे, भूल जाएगी अपनी राह मुझे। अच्छा, राह देखने का जुमला।
ठीक है जी, बात समझ में आ गई। आगे चलें। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों को फ़ेल माजी से फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। इसमें एक टेक्निकल मसला है। ये डायरेक्टेड है, ये ग्रामर का चेंज डायरेक्टेड है, जनरल नहीं है। इस वाले सवाल में ग्रामर का चेंज जनरल नहीं है कि एक जुमला पकड़िए, पूरा जुमला अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। माजी से मुस्तकबिल में करना, मुस्तकबिल से माजी में करना, हाल से माजी, माजी से हाल। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें अंडरलाइन करते हैं, ये अंडरलाइन को ज़रूर देखना है, इसका ख्याल नहीं करते बाद वक़्त बच्चे। मिसाल के तौर पे, जब उस्ताद कमरे से बाहर गए तो बच्चे नकल करने लगे, इसको मुस्तकबिल में करना है, मुस्तकबिल में करना है। जब उस्ताद कमरे से बाहर जाएंगे तो बच्चे नकल करने लगेंगे। तो जो अंडरलाइन था वो गए और करने लगे था, तो गए और करने लगे को तब्दील करना पड़ेगा आपको। उसी को तब्दील करते हैं, खाली तब भी हो जाएगा। जी जी जी, गए, और हो सकता है बाकी में से भी कुछ तब्दीलियाँ आएँ, लेकिन ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि आप उनमें से किसी एक को तब्दील करके मायने वाज़े कर लेते हैं मुस्तकबिल के, मुस्तकबिल का एहसास हो जाता है जुमले से, लेकिन जिस को अंडरलाइन किया उसमें तब्दीली चाहिए है, दोनों में करना पड़ेगी। किसी एक में करके काम चल भी रहा हो, जैसे जब उस्ताद कमरे से बाहर निकलेंगे तो बच्चे वो नकल करने लगेंगे, ये तो समझ में आती है बात। गुज़िश्ता बरस बारिशें ज़्यादा हुई थी, अगले साल बारिशें ज़्यादा होंगी। मैं कल रात जल्दी सो गया और सुबह जल्दी उठा था। बस ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको ज़रूर टच अपॉन करना है, तो आपको इसका मसला ख़त्म हो गया। ये बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। यही तरह से अगला सवाल है, खाली जगह। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि सवाल को करते वक्त अपने आप को तसल्ली दीजिएगा कि पौना घंटा है, 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 1 घंटा, सॉरी पौने 2 घंटे हैं, पौने 2 घंटे, बहुत टाइम है। सुकून से करना है, भगाना नहीं है। और पेपर को करने के बाद चेक ज़रूर करना है, ठीक है। ये कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं हो गए, अल्फाज ऐसे फजूल के तो नहीं लिख दिए कहीं। खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ अल्फाज इबारत के नीचे दिए गए हैं, और सवाल नंबर 11 से 15 तक खाली जगह पुर करने के अल्फाज को चुनकर दीजिए। बहुत आसान है जी। तो अब इसमें तो कुछ मैं नहीं हेल्प कर सकता, आपकी कोई टिप और ट्रिक नहीं है, सिवाय इसके कि जिसको लिखें उसको अंडरलाइन या टिक कर लिया करें, नंबर 1। नंबर 2, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ के हो सकता है कि कोई ज़्यादा आसान लग रही हो बात आपको, पहले उसको फिल कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को पहले ही फिल किया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब नॉनसेंस जुमले लिखे होते हैं, उसके बीच में कहीं किसी एक जगह सेंसिबल वर्ड आ जाए और आपको उससे आसानी होने लगे, तो उससे पूरा पैराग्राफ बाद औक़ात अनलॉक हो जाता है। सबाबाजी, बाद औक़ात आखिरी फिल इन द ब्लैंक को फिल कर लेने से पूरे की सेंस बन जाती है। तो इसलिए पैराग्राफ पूरा पढ़ के जो आसानी से पहले फिल हो सकता है उसको पहले फिल कर लें। ब्लैंक नंबर 1 को ही ज़रूर पहले फिल करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा, 11 नंबर पे 11 नंबर वाली फिल कीजिएगा, उसको छोड़ के आगे जा सकते हैं, ठीक है। सवालों को तरतीब से ही करेंगे हम, ये नहीं कि हम पहले समरी कर लेंगे बाद में। ये एतराज़ करते रहे हैं ये पेपर वाले कि इतना आसान पेपर था फिर भी बच्चों ने सवालों की तरतीब बरकरार नहीं रखी। तो पेपर आसान है तो तरतीबवार कर लें, कोई हर्ज नहीं, बेहतर है। अच्छा, अगला सवाल है जी, मंदरजा झेल इबारत को पढ़ने के बाद उसको इशारों की मदद से 100 अल्फाज के खुलासे में लिखिए। लैंग्वेजेस के जो माहिरीन होते हैं उनके मुताबिक लैंग्वेज में करने के कामों में से एक मुश्किल काम होता है खुलासा करना। उसकी वजह क्या है कि खुलासा करने वाले की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ होता है, खुलासा करने वाले का फ़र्ज़ होता है कि वो इस बात का ख्याल रखेगा कि दिए गए मवाद में से कोई अहम बात पढ़ने वाले से मिस नहीं होनी चाहिए। अब ये एक मुश्किल काम है कि बात को मुख्तसर तो करना है लेकिन पढ़ने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए कोई। तो ये जाहिर है इसमें। अनाबिया बाजी आप भी सुन रही हैं, मुस्तकबिल की ओ लेवल की स्टूडेंट। तो अब इन्होंने क्या किया, एक इबारत दे दी है, उसको 100 अल्फाज में करना है, यानी 10 लाइनों में करना है। इबारत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 से 30 लाइनों की इबारत है, और आपको जो है वो उसको 10 लाइनों में करना है।
तो पहले मैं आपको फिर ये कहूँगा, बहुत वक्त है आपके पास, पहले एक दफ़ा पूरी इबारत पढ़ लेनी चाहिए। खुलासे के वक्त ख्याल रखिए, वक्त बहुत है, पहले पूरी इबारत एक दफ़ा आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप पूरी इबारत एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपका को जहन साजी में आसानी होगी, अपना खुलासा बनाना इजी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे आप? पहला काम आपने किया, आपने खुलासा पढ़ लिया। खुलासा पढ़ते वक्त आप क्या करेंगे? वो अपना ये वो पढ़ते वक्त क्या करेंगे? बात पढ़ते वक्त कौन से पॉइंट जरूर शामिल करें? आपको ये दयानतदारी याद रखनी है जो है नहीं आप में, अगर तो भी याद रखनी है। पेंसिल कहाँ गई? नीचे गिर गई शायद, उठाइएगा ज़रा पेंसिल, आपके पाँव के नीचे चली गई। तो दयानतदारी को आपने मलहूज रखना है। क्या मतलब हुआ दयानतदारी का मलहूज रखना है? कि पढ़ने वाले को कोई ऐसी बात मिस ना हो जो कि इस पैराग्राफ में दी गई है, मालूमात मिस नहीं होनी चाहिए। तो करना क्या होता है समरी में? समरी इज इजी इफ यू नो दिस वन टेक्निक। क्या? कि सबसे पहले आप पढ़ के बेरब्त चाहे हो अंडरलाइन कर दें अहम मालूमात। सुनिए जी, मौजूदा दौर में रस्मी तालीम के साथ साथ फ़नी तालीम भी अहमियत रखती है। मैंने कहा रस्मी फ़नी अहमियत। मामला खा लिबास और ज़बाइश का हो या तामीर मकान से लेकर उसकी तज़ीन और आरइश का, बरक़ी आलात के मसाइल में किसी तरकीब का इंतज़ाम ज़िंदगी के हर मरहले में हुनरमंद अफराद ही काम आते हैं। मैंने कहा हुनरमंद अफराद ही काम आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया? लिबास, तामीर, आलात, तकरीब, सिर्फ ये अल्फाज लिख लिए अपने रिमाइंडर के लिए कि ये इन्होंने हिंट्स दिए थे, लेकिन जो अहम बात थी हुनरमंद अफराद ही काम आते हैं, ये इस पूरे जुमले की अहम बात थी। हुनरमंद अफराद मुल्की मईशत के लिए भी अहम साबित होते हैं, मुल्क के कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़र मुबादला और मईशत काम की चीज़ थी, इसमें हुनरमंद तो पहले आ चुका है। ज़िंदगी में गैर मुतवक्किल हालात कहीं पेश आ सकते हैं। किसी फ़न में महारत रखने वाले मुश्किल वक्त में अपने हुनर की बदौलत बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकते हैं। बाइज़्ज़त रोज़गार, गैर मुतवक्किल हालात, समझ रहे हैं? मैं कोई बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ तो मुझे रोकिएगा कि ये तो बहुत मुश्किल बात की आपने। मैं सिर्फ पढ़ के जुमला समझता हूँ और जुमले में देखता हूँ कि अहम बात जो सामने वाले को इससे समझ में आनी चाहिए वो क्या है, कि ज़िंदगी में गैर मुतवक्किल हालात कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कोई मसला हो जाए, तो आपके पास कम से कम बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करने का कोई ज़रिया होगा अगर आपके पास कोई हुनर होगा, ठीक है। जैसे उरूश को जो है वो केक बनाने आते हैं, क्या बनाना आता है? ब्राउनीज बनाने आते हैं, तो एक हुनर तो दे दिया जी। अगर वो अल्फाज मुश्किल हैं तो आसान कर देंगे हम, और वही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल सवाल है 300 से 400 अल्फाज के पैरा को 100 में लेके आना। असल में ये टास्क है इसकी। अपने अल्फाज में करना ज़रूरी नहीं है, सिवाय उन अल्फाज के जो मुश्किल बहुत ज़्यादा हों, उनको आप आसानी के लिए तब्दील कर सकते हैं। लेकिन कोई चाहे कि मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ तो बिल्कुल इजाज़त है इसकी, क्योंकि इसमें असल टास्क ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें असल टास्क जो है इख्तिसार है। आगे चलें। बाद लोग हुनर का ज़रिया रोज़गार बनाने के बजाय मशगले के तौर पे अपना लेते हैं, और माहिर नफ्सियात का कहना है कि जो लोग कोई ऐसा हुनर जानते हैं जिसमें वो हाथ से काम करके उसको मजबूत रखें, वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून और खुश रहते हैं। अच्छा, माहिर नफ्सियात आ गए इसमें, हाथ का काम, पुरसुकून और खुश। हुनर को मशगला माहिरीन को भी हटा दें, आप हुनर को मशगले के तौर पे अपनाकर लोग खुश रहते हैं, कर दिया ना। हुनर को मशगले के तौर पे अपनाकर लोग ज़्यादा खुश रह सकते हैं और पुरसुकून रह सकते हैं। माहिर नफ्सियात भी इस बात को ऐसे ही समझते हैं। माहिर नफ्सियात को हटा दें तो नहीं हटाएं। अगर आप पहले तो आप ये देखेंगे ना कि मेरे पास अल्फाज कितने बन रहे हैं। आपको पता है कि 100 अल्फाज का बनाना है, तो पहले मैं निकाल तो लूँ, पता चले ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई, तो मेरे पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना। फिर मैं देखूंगा कि इसमें से मजीद क्या निकालना है। इसको निकालने का मतलब चेंज नहीं हो रहा ना। मैं ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फैसला मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं अभी तो सिर्फ अंडरलाइन करता हुआ चला जाऊँगा। अभी मैं खुलासा थोड़ी कर रहा हूँ, जब मैं अभी ये फैसले करना शुरू कर दूँ। फैसले बाद में होंगे, पहले मैं पसंद करूँगा, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छा है, ये लफ्ज़ भी अच्छा है, मुहावरा भी अच्छा है, ये मिसाल भी अच्छी है। आप क्या समझे? ओह, एक तो आजकल की नौजवान नस्ल भी पता नहीं हमेशा कहाँ पहुँच जाती है।
लेकिन हुनर सीखा कैसे जाए? अगर देखा जाए कि इंफरादी तौर पर हुनर सिखाने वाले खुद माहिर होने के बाद, ये ट्रिक ही है भाई, ये ट्रिक है इस पूरे पूरे पैरा की। सुन रही है सबाबा जी, क्या ट्रिक है इसमें? हुनर, लेकिन हुनर कैसे सीखा जाए? अक्सर देखा गया है कि इंफरादी तौर पर हुनर सिखाने वाले खुद माहिर होने के बावजूद सिखाने के जदीद तरीकों से ना वाकिफ हैं। लेकिन हुनर कैसे सीखा जाए? ये इनका स्टाइल है बात करने का, इसका इस पूरे पैराग्राफ के मतलब से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत जगह बहुत जगह ऐसे जुमले इस्तेमाल होंगे जिनका मतलब से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन जब आप कोई कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई मकालमा लिख रहे होते हैं, कोई कहानी लिख रहे होते हैं, तो आप दिलचस्पी के लिए ऐसे जुमले बीच में डालते हैं जो कि चीज़ों की अहमियत बढ़ाते हैं, लेकिन इन इटसेल्फ उसके अंदर कोई हैसियत नहीं होती उस जुमले की, कोई मानवी हैसियत नहीं होती जो उसके अंदर कोई कोई अहम पॉइंट इजाफा कर रहा हो किसी का। तो लेकिन हमें कैसे सीखा जाए, ये पॉइंट ही नहीं है, इसको तो आप अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं। तो आप ये देखते, सिखाने वाले माहिर, जदीद तरीक़ों से नावाकिफ, ये है अहम बात इसमें। तरबियत पाने वाले साल साल सीखने के बावजूद काबिल नहीं हो पाते खुद मुख्तार तौर पर काम करके अपने फन में तरक्की कर सकें। ठीक है, तो तरबियत पाने वाले काबिल नहीं हो पाते। रस्मी तालीम की तरह ये शुबा भी हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन फ़नी तालीम के इदारे बहुत कम है और जदीद दौर की ज़रूरियात के हिसाब से नाकाफ़ी सहूलियात फराहम करते हैं। फ़नी तालीम के इदारे कम हैं, ना काफ़ी सहूलियात, हुकूमत की जिम्मेदारी। अच्छा, इसमें ये भी बता दूं मैं आपको कि पैरा टू पैरा तो चलना है, सेंटेंस टू सेंटेंस चलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात की मैंने समझ में आई, मैंने क्या कहा? आपने माने समझाने के लिए आपने देखा कि ये दो जुमले मिला के मैं एक साथ बता दूं, इस जुमले को पहले और जुमले को बाद में कर दूं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। समझ रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी वाला जुमला इसमें पहले दिया हुआ है और सहूलियात नाकाफ़ी है बाद में दिया हुआ है। आप समरी करते हुए सहूलियात नाकाफ़ी है का जुमला पहले कह के हुकूमत की जिम्मेदारी बाद में कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं, बिल्कुल एंड की बात नहीं हो रही, इस पैरा टू पैरा चलना चाहिए, पैरा टू पैरा चलने में हर्ज नहीं है, क्योंकि पैरा टू पैरा में आपको ये कंफर्म रहता है कि आप कोई चीज़ मिस करके नहीं आए। अगर आप पूरे का एक साथ कंक्लूजन लिखने जाएंगे और हर पैरा का जो छोटा छोटा कंक्लूजन था वो मिस कर देंगे, ऐसा हो सकता है कि आखिर में आपके ध्यान से निकल जाए। तो पैरा टू पैरा मामला निपटाते हुए चलना है, ये तो ट्रिक में शामिल रखें, पूरे को एक साथ नहीं निपटाएं। जी समझ बता, सहूलियत की कमी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, तो मैंने जब लिखा था तो हुकूमत की जिम्मेदारी हटा के सहूलियत की कमी लिखी है, जो सहूलियत हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मैंने कहा ना, अब आप आ रहे हैं खुलासा बनाने पे, अभी हम बात कर रहे हैं अंडरलाइन क्या करना है। लेकिन मैं बीच में आपको सिर्फ ये कह रहा था कि एक पैराग्राफ का जब खुलासा कर रहे हो तो खुलासा पूरा करने के बाद दूसरे पैराग्राफ का खुलासा शुरू किया करें। पेपर में अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये मत कीजिएगा कि पहले पूरा आपने चलते गया और खुलासे के बहुत से अहम पॉइंट्स जो बीच में पैराग्राफ में आ रहे थे वो छोड़ दिए कि मैं आखिर वाले जुमले में पूरी करूंगा। ऐसा ना कीजिएगा, एक पैराग्राफ को पहले निपटा लीजिएगा, फिर दूसरे पैराग्राफ का खुलासा लिखना शुरू कीजिएगा। लेकिन पढ़ते वक्त तो पूरा एक साथ पढ़ना है ताकि सेंस टू डेवलप हो, कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? खुलासे से कुछ आपकी आशनाई हो गई कि कैसे करना है, ट्रिक्स एंड टिप्स समझ में आ गई। उसके बाद इसमें एक और बहुत अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद जब आप खुलासे के ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे, खुलासे के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे चीज़ों को, तो उसके बाद जो बहुत अहम चीज़ है जो मिस हो जाती है, अभी मुझसे ही मिस हो गई, देखें, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, वो ये कि भाई पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं ना, इनको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अभी तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हो सकता है, हमें पता है भाई खुलासा कैसे करना है, पूरी जब आप उसमें मेरे पॉइंट्स निकालेंगे तो आपको यही नजर आएंगे जो उन्होंने बताया। सारे से मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जिम्मेदारी बनती है कि एक दफ़ा ज़रूर मैं देखूं, मैच कर लूं। कैसे मैच करूं? कि मैंने जो पॉइंट निकाले हैं अगर वो मौजूद है तो मैं इस पर टिक लगा दूं, हाँ ये भी मौजूद है मेरे पास, यही मौजूद है मेरे पास। ओहो, मसाइल का एक लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है और मैंने जो अंडरलाइन किया उसमें कहीं मसाइल नहीं आ रहा, ओहो, तो मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। तो अगर आ रहा है तो मैं इस पर भी टिक लगा दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी टेक्निक समझा रहा हूँ मैं आपको कि एक दफ़ा आपने अंडरलाइन कर लिया, फिर आप इनके दिए हुए वर्ड्स को पढ़ के देख लें कि आपका अंडरलाइन में ये चीज़ें शामिल हैं या नहीं है। शामिल हैं तो टिक लगा दें, शामिल नहीं है तो उसको देख के पीछे देख लें कि कौन सा जुमला था जिसमें आया था, और उस जुमले को भी अहम जुमलों में शामिल करते हुए फिर इस पर टिक लगा दीजिए, और नहीं मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, और फिर आप आगे कर लीजिए। जैसे पेन से टिक लगा दें तो चेकिंग नहीं, पेन से टिक लगा दें, पेपर चेक नहीं होगा, आंसर शीट चेक होगी। और आप हाथ खड़ा करके वहाँ पर उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे एक अहम बात पूछनी है।
तो वो आपकी बहुत मोहब्बत से आपको जवाब दे देंगे, डांटेंगे नहीं। ये गवर्नमेंट के एग्ज़ाम नहीं है, एक पेपर की आपने बहुत बड़ी फ़ीस पे की है, ठीक है। तो और पानी वानी आपको वहाँ मिल जाएगा, पानी आपको जूस भी मिलता था पहले यार, पहले जूस ही मिलता था, हाँ पहले जूस मिलता था। और पुरानी बात है, जब हम स्टूडेंट थे जब की बात है। मुझे याद है बहुत सख्त गर्मी थी, हीट वेव टाइप की कुछ चीज़ आई हुई थी, तो जब हम अंदर पहुंचे तो जूस वूस नहीं मिल रहा था। हाँ ये भी एक कहानी है, कभी सुनाएंगे आपको। अच्छा जी आगे चलें, अगला सवाल है, दर्ज झेल सवालात के अपने अल्फाज में जवाब दीजिए। जनाब ये आसान तरीन सवालों में से होता है। और थोड़ा सा टाइम अच्छा जी, पेपर 2 का आखिरी टॉपिक जो है वो है आपका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। 30 नंबर की है। अब इसके नंबर बड़े ज़्यादा हैं, है आसान, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या ख़ास बात होती है कि एक पैरा दिया हुआ होता है या एक पैसेज दिया हुआ होता है और सवाल दिए हुए होते हैं, और सवाल के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं कि आपको पैसेज पढ़ना आता है, आपको उर्दू पढ़नी आती है कि नहीं आती। आपको उर्दू पढ़नी आएगी तो आप सही जवाब लिख सकते हैं, नंबर 1। तो एक जो इसमें इम्तिहान है वो पढ़ाई का इम्तिहान है। दूसरा इम्तिहान इसमें ग्रामर का होता है थोड़ा सा, कि जो अल्फाज की, जो सवालों की ग्रामर है उस ग्रामर में जवाब दें, पैसेज की ग्रामर में जवाब ना दें, है ना। ये बात हम अक्सर करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में टेस्ट करते हैं कि पैसेज दिया हुआ है पास्ट टेंस में, सवाल कर लिया प्रेजेंट टेंस में, तो जवाब प्रेजेंट टेंस में दिया जाएगा, पास्ट टेंस में नहीं दिया जाएगा। सवाल की टेंस में जवाब दीजिए, नंबर 2। और तीसरी बात क्या होगी, इसमें मजीद कोई बात है? तीसरी बात ये है, जो आपके इस ओ लेवल के पेपर में जो बात आ रही है वो ये है, जो ज़ैनब ने सवाल पूछा था समरी के वक्त, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। कॉम्प्रीहेंशन में कोशिश ये करनी है कि अपने अल्फाज में जवाब देना है, ठीक है। अल्फाज अपने चुनने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास उस लफ्ज़ का कोई अल्टरनेटिव मौजूद है तो वो इस्तेमाल कर लें, तो उसको पसंद किया जाएगा। ये बात समझ आ रही है? नहीं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, इसमें उन्होंने कहा, पैराग्राफ है कि बेतार पैगाम रसानी की कोशिशों का आगाज़ अगरचे 19वीं सदी में हो चुका था, लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ तक रेडियो अभी अपने इर्तिकाई मराहिल में था। पहली जंग अजीम के दौरान सिर्फ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाले जंगी हवाई जहाज़ों में ही रेडियो सिस्टम नस्ब होता था। ज़मीनी अफवाज के लिए रेडियो के वज़नी आलात की मोर्चों तक तरसील एक मुश्किल काम था, इसलिए तार वाले टेलीफोन और टेलीग्राम मुकाबले में इसका इस्तेमाल महदूद था। अलबत्ता बहरी जहाज़ों के आपस में और ज़मीनी स्टेशनों से रब्ते के लिए इससे खातिर खा फ़ायदा हासिल हुआ। ओके, पहली जंग अजीम के ज़माने में पैगाम रसानी के लिए ज़्यादातर कौन से ज़राए इस्तेमाल होते थे? अब अपने अल्फाज इस्तेमाल करना क्या बात कहलाएगी? देखें, अपने अल्फाज का मतलब ये हुआ कि जुमला आपका अपना था, आपने इसमें से चंद अल्फाज, टेलीग्राम तो नहीं बदल सकते ना, अब आप टेलीफोन तो नहीं बदल सकते ना, वो तो यही रहेगा। लेकिन जुमला आपका अपना है, जुमला आपने इसमें से कहीं से नहीं उठाया, है ना। जैसे हम पुराने ज़माने में करते थे ना बच्चों के साथ, कि आप ब्रैकेट्स बना देते थे, बेटा जवाब यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, किताब में से ही अल्फाज उठा के जवाब लिख लीजिएगा। तो ये नहीं करना, इसमें ऐसा ना महसूस हो कि आपने पैसेज में से यहाँ से लेके यहाँ तक को पूरा जवाब बना लिया। इम्पॉर्टेंट सवाल पढ़िए, सवाल में से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कीजिए, लेकिन जुमला अपना बनाइए, ठीक है। ये है ट्रिक, जुमला अपना बनाइए, ग्रामर सवाल के मुताबिक होनी चाहिए, और सुकून से बैठ के पढ़ लीजिए, पढ़ने में जल्दी मत कीजिए, सुकून से मफहूम समझते हुए पढ़िए। 30 नंबर का सवाल है, बहुत मार्क्स हैं इसके। यानी टोटल सवाल कितने बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सवाल एक पैसेज के हैं, 15 मार्क्स और 7 सवाल दो, एक सवाल के 2 मार्क्स हैं, कम से कम, ज़्यादा ही हैं, एक के 3 है, किसी का 1 ऐसे, ठीक है। तो जो लंबा सवाल है उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, जो छोटा सवाल है उसके कम मार्क्स हैं। 2 2 2 3 2 2, तो बहुत नंबर हैं, बहुत नंबर बिखरे हुए हैं इसके अंदर, तो उसको सुकून से करें। इसमें कोई बहुत आसान सवाल है, इसलिए जल्दी नहीं भगाएं।
इसमें एक दो जगह ट्रिक ये करेंगे, आपको कहीं अल्फाज ज़्यादा मुश्किल डाल देंगे, लेकिन याद रखें, इसको फिर याद रखें, आपको ये साबित नहीं करना कि आपको बहुत बड़े उर्दू दान हैं। ये उर्दू है सेकंड लैंग्वेज वाले के लिए बनाया गया है, तो अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा बहुत ज़्यादा, सवाल उसमें से नहीं आएगा। देखिएगा आप, अगर कोई बहुत मुश्किल इस्तिलाह यूज़ करेंगे, सवाल उसमें से नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है इतनी मुश्किल इस्तिलाह है उर्दू सेकंड लैंग्वेज वाले के लिए, ये मुश्किल है इसको वो करना। बहुत दफ़ा ऐसा आता है, क्यों? जब मैं किसी ऐसे बच्चे को टेस्ट करूँगा अंग्रेज़ी में, फॉर एग्जाम्पल, जो अभी नई नई अंग्रेज़ी सीख रहा है तो एक टेस्ट ये भी होगा कि अगर ऐसे अल्फाज आ गए बीच में जो उसको नहीं आते, तो पैराग्राफ के आसपास की चीज़ों की मदद से बात को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, या मुश्किल अल्फाज की वजह से फंस जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसेज में तो कैसी चीज़ आएगी नहीं आमतौर पे जो आपको नहीं आती, आप तो वैसे ही धोखा दे रहे, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई ऐसा आपको ना समझ में आने वाली कोई बात आ गई, इसका मतलब है उसका सवाल नहीं आएगा, बल्कि वो चाह ये रहे हैं कि आप पैसेज के आसपास की मौजूद चीज़ों की मदद से उसका मफहूम समझ लें कि वो है क्या। यही पूछा जानता है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बात समझ आ गई, बात क्लियर हो गई। तो ये पैसेजेस और इसके दिए हुए सवालात को अपनी ज़बान में सही ग्रामर में इस्तेमाल करें। यहाँ आप मजमून नहीं लिख रहे, यहाँ आप ऐसे नहीं लिख रहे, तो अल्फाज का मुश्किल होना ज़रूरी नहीं है। आपको इस बात का इजहार करना है कि जो आपने पढ़ा था आपको पढ़ के समझ आ गया, ये आपको बताना है। आपको वो ग्रामर इस्तेमाल करनी आती है जो सवाल में इस्तेमाल हुई है, आपको अपने अल्फाज में जुमले बनाने आते हैं। ये तीन बातों का इजहार करना है आपको। यहाँ पे आपको बहुत मुहावरे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये डिमांड ही नहीं है कि आप बा मुहावरा हो जाएं बहुत ज़्यादा। अगर कोई मुहावरतन बता सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल डिमांड इस सवाल की है कि सवाल के पढ़ के आपको समझ में आया या नहीं आया, ये देखना है। उन्होंने देखना है कि सवाल की ग्रामर में आप बता सकते हैं जवाब, और उन्हें देखना है आपको अपने अल्फाज में बात करनी आती है या आप उधार लेके सारे अल्फाज वहीं से उठा के ले आए। ये तीन बातों का ख्याल रख लें अगर आप छोटी सी, तो इंशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। इसका भी ख्याल रखिएगा, आखिरी जुमला मेरा इस टॉपिक पे, इस बात का ख्याल रखिएगा कि 1 नंबर वाले सवाल और 3 नंबर वाले सवाल में कोई फ़र्क होगा। अब इन्होंने 1 नंबर का सवाल किया, रेडियो टीवी ड्रामे में क्या बुनियादी फ़र्क है। आपने देखा आम तौर पे ये ऐसा सवाल 1 नंबर का होगा जिसका पूरा जुमला मौजूद होगा, कुछ भी नहीं करना आपको। सवाल है रेडियो और टीवी के ड्रामे में क्या बुनियादी फ़र्क है, कहाँ मौजूद है। आवाज के इजहार। अब ये देखिए, रेडियो में सिर्फ आवाज़ ही वाहिद ज़रिया इबलाग होती है, जबकि टीवी में आवाज़ के साथ साथ सदाकारी के साथ साथ अदाकारी करके भी लोग अदाकारी का लोहा भी मनवाते हैं। लोग अपनी अदाकारी सलाहियतों का भी लोहा मनवाते हैं। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे ना। तो आप यूँ कर सकते हैं कि रेडियो में सिर्फ आवाज़ ही वाहिद ज़रिया इबलाग है, जबकि तो अब ये देखें बिल्कुल वाहिद ज़रिया इबलाग पूरा वही हो गया जो उन्होंने कहा है। तो थोड़ा सा अपने अल्फाज में कर दें इसको कि रेडियो में महज आवाज़ ही के ज़रिए से पैगाम नशर किए जाते हैं, जबकि टीवी के अंदर आवाज़ के साथ साथ तस्वीरें भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये अच्छा जवाब बन गया, ठीक है। एक पॉइंट है तो बस ये एक जुमला काफ़ी है। इसमें ये ना घबराएं कि यार कितना जवाब लिखना होगा, नंबर से आपको पता चल जाएगा कितना जवाब लिखना होगा। 1 पॉइंट है तो 1 जुमला लिखें, 3 पॉइंट है तो 3 जुमले लिख दें, ठीक है। 1 पॉइंट का 1 जुमला बना के, 2 पॉइंट के 2 जुमले बना के, 3 पॉइंट के 3 जुमले करके बात मुकम्मल कर लीजिए। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हमने समझा दिए हैं आपको। तो बस यहाँ तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मुझे और इन तमाम बच्चों को इजाज़त दीजिए, सब बच्चों की तरफ से भी। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।